हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत्की का दूसरा चैप्टर वैद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक, जिसमें हमने आपको जो है 16 लेक्चर तक हमने आपको कंप्लीट करके फिजिक्स अभी तक दिया है। लेक्चर नंबर 16 में हम लोग पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो आपने देखा होगा कि वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण 3 प्रकार से गति कर सकता है, या तो समांतर, या तो लंबवत, या तो थीटा कोण पर। तीनों केस हमने आपको पढ़ाया था, ठीक, यहां तक हम लोग कर चुके हैं। अब इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग आज देखेंगे लेक्चर नंबर 17 में अगली हेडिंग पढ़ने जा रही है वैद्युत। अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक, अगली हेडिंग है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इसका पुराना नाम है, पहले हम लोग इसको बोलते थे वैद्युत बल रेखाएं। इसका पुराना नाम है वैद्युत बल रेखाएं। ये आपकी अगली हेडिंग है। इसकी अंग्रेजी है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज, ठीक, ये इसको हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं EOF। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? EOF। इसका शॉर्टकट नेम है EOF। EOF का मतलब होता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज। तो चलिए अब आइए देखते हैं अगली हेडिंग वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं क्या है, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ध्यान से, ठीक, देखें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी आवेश को कहीं रख दें, जैसे मान लीजिए कोई आवेश क्यू है, इसको हमने कहीं रख दिया तो यह अपने चारों तरफ उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र। ये जो आवेश है अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब हमें इसके वैद्युत क्षेत्र को दिखाना है। जैसे हमने किसी से कहा कि भैया आवेश क्यों रखा है, यह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र। तो लोगों ने कहा कि आपके कहने सब नहीं मान लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इसके वैद्युत क्षेत्र को दिखाइए, तब हम यकीन करेंगे हाँ वास्तव में यह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब हमें इसी के वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए एक रेखा की आवश्यकता है। उसी रेखा को हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा। एक बार फिर से, किसी भी आवेश को आप कहीं रख दोगे, वह अपने चारों तरफ उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं कि मुंह से कहने सब नहीं मान लेंगे कि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अगर ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इसके वैद्युत क्षेत्र को दिखाइए। किसके वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हमें एक रेखा की सहायता आवश्यकता है। उसी रेखा को हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा। तो यहां से हम कह सकते हैं, परिभाषा बना रहे हैं कि जिन रेखाओं की सहायता से वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है उन्हें ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ये इसकी पहली परिभाषा है, ध्यान दीजिएगा। जिन रेखाओं की सहायता से वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है उन्हीं को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं हैं जिनकी सहायता से हम लोग वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने वाले हैं। तो एक परिभाषा तो हम सीधे यहां पर लिख सकते हैं कि जिन रेखाओं की सहायता से, जिन रेखाओं की सहायता से वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है, जिन रेखाओं की सहायता से वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है, उन्हें ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। उन्हें ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, या वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक। ये तो आपकी पहली परिभाषा हो गई, ठीक है। या अब हम कह सकते हैं अथवा। देखिए अगली परिभाषा इसकी हम लिख रहे हैं अथवा, ध्यान समझिए, अथवा अगली परिभाषा
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण। ठीक है, शब्दों पर ध्यान देना, बड़े भयानक भयानक शब्द हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर, अभी हर शब्द का मतलब आपको समझाएंगे, पहले हम परिभाषा लिख करके आपको रटा दें, फिर एक एक शब्द का मतलब आपको बताते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिसके, हाँ, जिस पर कोई पृथक्कृत, जिस पर कोई पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश, जिस पर कोई पृथक्कृत स्वतंत्र धन आवेश गति करता है, गति करता है। ये है वैद्युत क्षेत्र रेखा की परिभाषा नंबर 2। अभी हम आपको थोड़ी देर बाद एक एक शब्द का मतलब आपको हम समझाएंगे। दूसरी परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर कोई पृथक्कृत स्वतंत्र धन आवेश गति करता है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिस पर कोई पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश क्या करता है, गति करता है। कितनी परिभाषा हुई? 2। अगले देखें, एक तीसरी परिभाषा आपको हम बताते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, जितनी परिभाषा आपको हम सब बता देते हैं, ठीक है। यह हम कह सकते हैं अथवा, अथवा दे अगली परिभाषा, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं हैं, वे रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर, वे रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा उस बिंदु पर, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। यह है परिभाषा नंबर 3। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा की हमने आपको 3 परिभाषा बताई। पहली परिभाषा एक बार फिर से जल्दी से रटने का प्रयास करिए। पहली परिभाषा हमने आपको बताई, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं हैं जिनकी सहायता से वैद्युत क्षेत्र को व्यक्त किया जाता है। इसके बाद दूसरी परिभाषा है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जिसके किसी, जिस पर कोई पृथक्कृत स्वतंत्र धनावेश गति करता है। और तीसरी परिभाषा हमने आपको बताई कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। उम्मीद है आपको तीनों परिभाषा रट गई होगी। अभी जो कुछ भी परिभाषा में आपको समझ में नहीं आया है, अभी आगे धीरे धीरे करके अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, हमको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपको हम बताते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वही गुण आपके पेपर में आता है, पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इनके गुण लिखिए। ठीक, 2 या 3 नंबर में आता है, तो तीनों में से कोई भी परिभाषा, दूसरी तीसरी जो परिभाषा बताई लिख करके उसके बाद जो है आपको हम कम से कम, ठीक है, 11 या 12 गुण कम से कम आपको हम बताएंगे। तो आपको पेपर में जो भी गुण याद हो, 5 गुण, 6 गुण, 7 गुण आप लिख डालिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। चलिए इसके आगे हम लोग हेडिंग लिख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसके कितने गुण हैं, एक एक करके आप देखें। चलिए अब हम हेडिंग लिख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र
रेखाओं के गुण, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ईओएफ। ईओएफ का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। चलिए, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। ठीक, देखिए पहला गुण आपका ये है, समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। चलिए, ये देखिए हमने मान लिया कोई यहां पर धन आवेश रखा है, माना कोई प्लस क्यू आवेश बोर्ड पर रखा है। बोलिए भाई, यह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? आंसर वैद्युत क्षेत्र। अब इसके वैद्युत क्षेत्र को दिखाना है तो हमें दिखाने के लिए क्या चाहिए? वैद्युत बल रेखा चाहिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा चाहिए। इसका मतलब इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचनी है। अब सवाल ये उठता है कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा आप कैसे खींचोगे? वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है? इसका जवाब है कि वैद्युत क्षेत्र रेखा जो भी होती है, हम आपको कॉपी में बता चुके हैं क्या होती है, अभी लिखाया, याद करिए। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं हैं जिस पर कोई पृथक्कृत मतलब अकेला, पृथक्कृत स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब एकदम अकेला हो, आजाद हो, स्वतंत्र धनावेश गत करता है। एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, बस यही पॉइंट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मामला आपका खत्म हो जाएगा। एक बार फिर से, ये आवेश यहां पर रखा है, या अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। अब आज हमें इसके वैद्युत क्षेत्र को दिखाना है, तो वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए हमें एक रेखा चाहिए, रेखा का नाम वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। अब सवाल उठता है कि क्या होती है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं? इसका जवाब है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो भी रेखाएं होती है, हमने आपको कॉपी में लिखाया क्या रेखाएं होती हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं होती है जिस पर कोई धनावेश गति करता है। पृथक्कृत को हटा दो, स्वतंत्र को हटा दो, सीधे हम बोल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं हैं जिस पर कौन गत करता है? धनावेश गत करता है, धनावेश। तो आप एक काम करो, एक धनावेश को पकड़ कर ले आओ, उसको ला करके यहां पर रखो, जिधर वो गति करेगा उधर वे होंगी कौन? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। हमारी बात आपको समझ में आ रही है? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? आंसर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं होती है जिस पर धनावेश गत करता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूं, आप एक धनावेश को ले आओ, ला करके यहां पर रखो, जिधर धन आवेश जाएगा उधर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। अब आप जरा याद करिए, पीछे जाइए, पीछे हमने आपको बताया था जब कहीं भी हमें कोई प्रायोगिक अध्ययन करना होता है तो हम बताओ किस आवेश को लेकर आते हैं? उसका नाम है परीक्षण धनावेश Q0 को। अब मैं परीक्षण धनावेश Q0 को ला करके मैं रखने जा रहा हूं। ये देखिए मैंने यहां पर रख दिया Q0 को, ये देखिए मैंने यहां पर Q0 को रखा, ये देखिए धनावेश है कि नहीं? अब जिधर ये जाएगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी। अब आप जरा हमको बोलिए, ये वाले भाई साहब इनको बताओ आकर्षित की प्रतिकर्षित? आंसर प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये वाले भाई साहब इनको खींचेंगे कि भगाएंगे? आंसर भगाएंगे। तो ये वाले भाई साहब जब इसको भगाएंगे तो ये कहां जाएगा? दूर भागेगा। ये देखे जा रहा है, ये देखे दूर गया, ये देखे। अब बताओ जिधर ये जाएगा उधर बल रेखाएं होंगी, इसको हटा के ये देखे ये मिला दो, ये है बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये रेखा है ये। अब आइए यहां पर खींचे, ये देखिए फिर हमने Q0 को यहां पर रखा। अब आप बताइए ये वाला आवेश इसको आकर्षित की प्रतिकर्षित? आंसर प्रतिकर्षित करेगा। तो ये वाला आवेश इसको खींचेगा कि भगाएगा? आंसर भगाएगा। तो ये जब ये वाला इसको भगाएगा तो ये देखिए ये जा रहा है, ये भागा, अब इसको हटा के मिला दो, ये है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए यहां पे खींचना है, फिर यहां पर आप Q0 को रखो। अब उसके बाद बताओ ये वाला इसको खींचेगा, भगाएगा? भगाएगा। तो ये वाला भागेगा, जा रहा है, ये भागा, ये भागा। अब आप इसको मिला दो, ये है बल रेखाएं। समझ में आया कि नहीं आया? ये है बल रेखाएं। उसके बाद ये है आपकी वैद्युत, अब तो समझ में आपको खींचना आ गया होगा। ये देखिए ये
ध्यान, ये है आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये रेखा और खींच दें, ये है आपकी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये और खींच दें, ये है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। उसके बाद ये है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं और उसके बाद ये है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये आपका पहला पॉइंट है। उम्मीद है कि आपको वैद्युत क्षेत्र रेखा खींचना आ गया होगा। जरा बताइए आपने पहले पॉइंट में क्या गुण सीखा। अब आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, सुनिए, वैद्युत बल रेखाएं, ये देखिए हमेशा ये जो छोटा सा हमने गोला बनाया है, इस गोले के तल के लंबवत शुरू होती है, हमेशा शुरू होती है तल के लंबवत, हमेशा तल के लंबवत शुरू होंगी। अब तल के लंबवत बोलना बहुत लंबा पड़ रहा, इसको और शॉर्टकट में बोले या हम कह सकते हैं या नंबर 2, ये देखिए पीछे बढ़ाने पर ये हमेशा केंद्र पर मिलेंगी, केंद्र पर, क्योंकि आपको याद होगा जो भी रेखा गोले पर लंब होती है वो हमेशा वृत्त के केंद्र से जाती है। तो वैद्युत बल रेखाएं हमेशा तल के लंबवत शुरू होंगी या पीछे बढ़ाने पर कहां मिलेंगी, केंद्र पर मिलेंगी, या हम कह सकते हैं सीधे बोल सकते हैं त्रिज्य होती है। त्रिज्य का मतलब समझ में आया? त्रिज्य का मतलब है त्रिज्या की दिशा में होती है। अरे भाई सीधी सी बात है कि जो रेखा गोले पर लंब होगी वो वृत्त के केंद्र से जाएगी। अगर वह वृत्त के केंद्र से जाएगी तो हमेशा त्रिज्या की दिशा में होगी। अब आप इतना लंबा ना बोलो तल के लंबवत ना बोल करके क्या बोलो, त्रिज्य होती है। क्या बोलना है कि वैद्युत बल रेखाएं हमेशा त्रिज्य प्रारंभ होती है। त्रिज्य का मतलब सबको समझ में आया? त्रिज्य का मतलब त्रिज्या की दिशा में या पीछे बढ़ाने पर केंद्र पर मिलेंगी या तल के लंबवत शुरू होंगी। पहला गुण आपने क्या सीखा? अब आप ध्यान सुनिए, पहला गुण आपका यह है कि धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से त्रिज्य प्रारंभ होकर बताओ ये कहां पर समाप्त होंगी? अनंत पर समाप्त होगी। ये रेखाएं कहां जा रही हैं? अनंत पर जा रही हैं। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? जल्दी आप पढ़ने का प्रयास करिए। धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से त्रिज्य प्रारंभ होकर कहां तक? अनंत पर समाप्त होती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वैद्युत क्षेत्र कितना बड़ा क्षेत्र है। पहले दिन जब आपको हम पढ़ा रहे थे कि किसी भी आवेश को कहीं रख दो तो वह अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र। आपने उसको हल्के में लिया था, आप सोचेगा अरे वैद्युत क्षेत्र होगा। अब आप यहाँ पे देखो कितना बड़ा वैद्युत क्षेत्र होता है। अगर आप किसी आवेश को अपने घर में मेज पर रख दें तो उसका वैद्युत क्षेत्र वहां से शुरू होकर कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इतना बड़ा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र होता है। किसी भी आवेश को चौराहे पर आप रख दें, उसका वैद्युत क्षेत्र चौराहे से शुरू होकर कहां तक? अनंत तक जाएगा। तो पहला गुण जल्दी से रखने का प्रयास करिए। पहला गुण आपका है धन आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से त्रिज्य प्रारंभ होकर कहां पर? अनंत पर समाप्त होती है। ठीक है, तो डायग्राम बना ले तो उसके बाद फिर आपको हम इसका गुण लिख करके दिखाएं। डायग्राम आपका बन गया होगा, तो पहला गुण मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। बिल्कुल आराम से, बिल्कुल समझिएगा ध्यान से। देखें, पहला गुण आपका मैं लिख रहा हूं कि धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से त्रिज्य प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। कहां पर? अनंत पर समाप्त होती है। यह आपका बताओ गुण नंबर 1। इसको आप नोट कर ले तो उसके बाद जो है अगला गुण आपको हम बताते हैं। चलिए, पहला गुण आपका हो गया। अब आप उसके बाद देखें गुण नंबर 2। चलिए, इसके बाद देखिए दूसरी प्रॉपर्टी आपको हम बताते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, ठीक है। देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी आपकी ये है कि जैसे मान लिया कोई ऋण आवेश है, ये देखिए यहां पर रखा है, तो ये भी अपने चारों तरफ उत्पन्न करेगा वैद्युत क्षेत्र।
क्लियर है ना। अब इसके वैद्युत क्षेत्र को दिखाना है। वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए एक रेखा चाहिए, रेखा का नाम है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक, अब क्या होती है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं? आंसर, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो भी होती हैं, कॉपी में हमने लिखवाया है क्या होती हैं, एक बार आप बोलिए क्या होती हैं। इसका आंसर है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिस पर कोई धनावेश गति करता है। तो आप एक काम करो, एक धनावेश को पकड़ कर ले आओ, जिधर वो चलेगा उधर होंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो आइए धनावेश को हम ले आते हैं। ये देखिए फिर वही आपका है +Q0 ले आए। अब आप जरा हमको बताइए कि ये वाला जो आपका आवेश है, ये वाला आपका जो आवेश है ये, ठीक है। अब बताओ इसको आकर्षित की प्रतिकर्षित, आंसर आकर्षित करेगा। तो ये वाला इसको बताओ खींचेगा भगाएगा, आंसर खींचेगा। तो ये वाला बताओ कहां जाएगा, इसकी तरफ जाएगा। ये देखिए ये जा रहा है और जिधर ये जाएगा उधर होंगी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये गई, इसको हटा के ये है बल रेखाएं, ये बताओ समझ में आया। अब हम खींच दे रहे हैं, ये देखिए ये हैं बल रेखाएं, उसके बाद ये हैं बल रेखाएं, ये हैं बल रेखाएं, ये हैं बल रेखाएं, उसके बाद ये हैं बल रेखाएं। अब तो हमको लगता है खींचना आ गया होगा सबको। ये हैं बल रेखाएं और ये हैं बल रेखाएं। तो आपने कहा एक चीज का ध्यान रखना कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा तल के लंबवत शुरू होती हैं और तल के लंबवत ही खत्म होंगी। ये देखिए हमने हमेशा इसको खत्म किया है तल के लंबवत, या ऐसी जगह पर खत्म करना कि पीछे बढ़ाने पर केंद्र पर मिले, या हमेशा ये त्रिज्या की दिशा में होती। इस बात का खास ध्यान रखना। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्य होती हैं, तल के लंबवत शुरू होंगी और तल के लंबवत ही खत्म होंगी। त्रिज्य होंगी अर्थात त्रिज्या की दिशा में होंगी, अर्थात पीछे बढ़ाने पर कहां मिलेंगी, केंद्र पर मिलेंगी। ठीक, तो बताइए जल्दी से दूसरा गुण आपने क्या सीखा। दूसरा गुण है ऋण, रटने का प्रयास करो, रटो। ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर, कहां से, अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर त्रिज्य समाप्त होती है। एक बार फिर से, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर त्रिज्य समाप्त होती हैं। तो डायग्राम आप बना लो, तो उसके बाद गुण आपको हम लिख करके दिखाते हैं। बताओ समझ में आ गया। धन आवेश का वैद्युत क्षेत्र धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक था। अगला बताइए ऋण आवेश का वैद्युत क्षेत्र अनंत से प्रारंभ होकर कहां तक, ऋण आवेश तक है। अब आइए दूसरे गुण को आपको हम लिख करके दिखाते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। चलिए ऋण आवेश के कारण, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर त्रिज्य समाप्त होती हैं। ऋण आवेश पर त्रिज्य समाप्त होती है। यह है आपका गुण नंबर 2। तो पहला गुण क्या था, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से त्रिज्य प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती हैं। गुण नंबर 2 बोलिए, ऋण आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर त्रिज्य समाप्त होती हैं। कितने गुण हुए, 2 गुण हुए। चलिए अब आप उसके बाद देखें नंबर 3, तीसरा गुण आपको हम बताएं। देखिए गुण नंबर 3 ये है, ये देखिए 2 आवेश हैं। ये देखिए आपका +Q आवेश है, ये देखिए आपका यहां बनाते हैं, ऊपर जगह कम पड़ जाएगी, इसको थोड़ा सा हम यहां पे हम लेक्चर को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, यहां लिख दे रहे हैं। ये आपका लेक्चर नंबर ठीक 17 देखें।
दो आवेश है आपका, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपका है प्लस क्यू, ये देखिए प्लस क्यू, उसके बाद यहां भी हमने एक रखा है प्लस क्यू। आपके हम दो समान प्रकृति के आवेशों को रख करके वैद्युत बल रेखा खींचना चाहते हैं, ठीक है। दो समान प्रकृति के आवेश हैं, इनको रख करके वैद्युत बल रेखा खींचना चाहते हैं। अब आपको हम दिखाते हैं इनकी वजह से रेखाएं कैसे प्राप्त होती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसी जगह से शुरू करना कि पीछे बढ़ाने पर केंद्र पर मिले, या त्रिज्या की दिशा में हो या तल के लंबवत हो, ठीक है। तो ये देखिए इनकी रेखाएं कैसे होती है, आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए ये रेखाएं ऐसे होती हैं। याद रखना, ऐसी जगह से शुरू करना कि पीछे बढ़ाने पर कहां जाए, केंद्र पर मिले, केंद्र पर मिले। ये देखिए ये देखिए ये है आपकी वैद्युत बल रेखाएं। पहले हम खींच ले, फिर आपको हम समझाते हैं। ये देखिए ये ऐसी जगह से शुरू करना कि पीछे बढ़ाने पर केंद्र पर मिले। ये देखिए ये हैं बल रेखाएं। ये देखिए ये हैं बल रेखाएं। उसके बाद 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 ये हैं बल रेखाएं। ये है बल रेखाएं, ठीक। तो आपने क्या सीखा, इस तरीके से प्राप्त होती है अगर हम समान प्रकृति के खींचे तो, ठीक है। चलिए अब इससे आपको क्या शिक्षा प्राप्त हुई, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान लंबाई की दिशा में एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती है, एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये जानकारी आपको किसने बताया, देखिए आपके आंख के सामने है, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं ने बताया कि जब हम दो समान प्रकृति के आवेश को रख करके रेखा खींचे तो हमने देखा रेखाएं मिल नहीं रही हैं, दूर भागने का प्रयास कर रही हैं। इससे यह पता चलता है कि समान प्रकृति के आवेशों में कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। डायग्राम बताओ, सबको समझ में आ गया? डायग्राम आप इसको पहले बना ले, उसके बाद हम इसका पॉइंट आपको हम लिख करके दिखाते हैं, ठीक है। जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, ठीक है, बना लीजिए। उसके बाद समान प्रकृति का करके आपको हम दिखाते हैं। चलिए डायग्राम बन गया होगा। अब इसको आपको हम कैसे लिखेंगे इसको देखें। गुण नंबर 3, बहुत लंबा टॉपिक, बहुत समय लगता पढ़ाने में इसको, ठीक है। एक एक करके हम सब आपको बता रहे हैं। देखें, दो समान प्रकृति के कारण वैद्युत क्षेत्र, दो समान प्रकृति के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी के समान लंबाई की दिशा में एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि समान आवेश में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यह है आपका गुण नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है
के समान प्रकृति के आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं लचकदार डोरी के समान लंबाई की दिशा में एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि समान आवेश में कौन सा बल प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। डायग्राम बताओ, सबको समझ में आ गया? इसका एक छोटा डायग्राम एक बार फिर हमारी इच्छा करे बना दे, आपको देख लो ऐसे डायग्राम बनेगा। बहुत महत्वपूर्ण गुण है ये, बहुत कायदे से ऐसी जगह से शुरू करना कि पीछे बढ़ाने पर कहां मिले, केन पर मिले। ये देखिए ये उसके बाद ये, 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 उसके बाद ये देखिए दूर भाग रही है, दूर भाग रही हैं ये, उसके बाद ये। अच्छा हाँ, एक बात और आपको हम बता दें, ध्यान समझिएगा। एक छोटा सा पॉइंट है, आपको हमने बताया था, हमने एक हेडिंग पढ़ाई थी कि दो समान प्रकृति के आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र का शून्य होना, और हमने इसमें दो केस बताए थे। पहला केस बताया था कि अगर याद करो, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, याद रखना, याद करिए, एक दिन हमने आपको एक आवेश रखा था Q1, दूसरा रखा था Q2, और हमने आपको बताया था कि अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य उनके बीच में कहीं पर होगा। ये बात अपनी आंखों से देख लो, ये समान प्रकृति के हैं, ये देखिए अंदर वैद्युत क्षेत्र यहां पर 0 है क्योंकि यहां पर बल रेखाएं नहीं है। इसका मतलब अंदर, बताओ हमारी बात सही थी कि नहीं? यहां कहीं वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा क्योंकि यहां पर वैद्युत बल रेखाएं नहीं है। जहां बल रेखा नहीं होगी, जहां वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होगी, वहां वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य होगा। बताओ कि अंदर, हाँ ये देख लें, समान प्रकृति के हैं तो वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हमने बताया था, दोनों के बीच कहीं पर होगा। देख लो यहां पर एकदम, चूंकि दोनों आवेश बराबर हैं तो बीचों बीच मध्य बिंदु पर यहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है? शून्य है। चलिए कितने पॉइंट हो गए? 3 पॉइंट आपके हो गए। अब आइए चौथा गुण आपको हम बताते हैं, चौथा। चलिए देखिए गुण नंबर 4, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। चौथा गुण आपका ये है, आइए एक काम करते हैं, एक आपका धन आवेश है और एक आपका ऋण आवेश है। अब आइए विपरीत प्रकृति के आवेश हैं भाई। अब आइए विपरीत प्रकृति के आवेश के कारण रेखा को खींचा जाए। चलिए खींच के आके हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। ये देखिए रेखाएं इस तरीके से, कुछ याद रखना, ऐसी जगह से शुरू करना कि पीछे बढ़ाने पर केंद्र पर मिले, और ऐसी जगह पे खत्म भी करना कि पीछे बढ़ाने पर केंद्र पर मिले। देखिए ये है रेखा, ये इस तरीके से रेखा प्राप्त होती है। एक बार पहले हम डायग्राम हम अपना पहले बना ले, फिर आपको हम समझाएं। ये देखिए ये है रेखाएं, उसके बाद ये है रेखाएं, उसके बाद ये है रेखाएं, उसके बाद ये है रेखाएं, ये 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 सॉरी ऋणावेश है, ऋणावेश पर आती हैं और धन आवेश से निकलती हैं। ये है रेखाएं, ये तीर कहीं उल्टा न लगा देना। ये देखा, हमेशा धन आवेश से निकलेंगी और ऋण आवेश पर हमेशा जाएंगी। ये है रेखाएं, ये देखिए ये डायग्राम आपका बना। अब आप बोलिए इसको कैसे लिखेंगे? सुनिए, रटने का प्रयास करिए, मैं बोल रहा हूं। आप लिखेंगे दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण वैद्युत बल रेखाएं लचकदार डोरी के समान लंबाई की दिशा में, ये देखें, एक दूसरे से मिलने का प्रयास करते हैं। ये देखें मिलने का प्रयास करती हैं, जिससे यह पता चलता है कि विपरीत आवेश में कौन सा बल? आकर्षण बल कार्य करता है। यह है आपका गुण नंबर 4।
तो कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से, दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के कारण वैद्युत बल रेखाएं लंबाई की दिशा में लचकदार डोरी के समान एक दूसरे से मिलने का प्रयास करती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि विपरीत आवेश में कौन सा बल, आकर्षण बल कार्य करता है। तो आप डायग्राम बना लें, उसके बाद आपको हम लिख करके दिखाते हैं। जल्दी करिए, 4 पॉइंट आपका हो गया है। तो चलिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए, 4 गुण हमने आपको बताया। अभी हम आपको बहुत सारे गुण बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी इतना आप क्लियर कर लीजिए, अगले लेक्चर में इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।